सीबीआई बनाम सीबीआई मामले में आलोक वर्मा को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आलोक वर्मा को डायरेक्टर के ओहदे से हटाया नहीं जा सकता। कोर्ट के इस फैसले से मरकजी हुकूमत को झटका जरूर लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला भी रद्द कर दिया है। ताहम आलोक वर्मा नए बड़े फैसले नहीं कर सकते। अदालत ने मजीद कहा कि मामले की आला सतही कमेटी तश्कील दी जाए। वाज़ेह है कि 6 दिसंबर को आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के मामले पर अदालत में सुनवाई हुई थी और अदालत ने अपना फैसला महफूज रखा था। That the court has stood up for the independence of institutions and it had insulated the CBI director by giving him a fixed 2-year term. Any interference with that can be done only by the committee. That is the ruling today. I think it's a great day for institutions in this country. आलोक वर्मा साहब 23 अक्टूबर 2018 को जो सीवीसी ने उनको पद से हटाया था, उस ऑर्डर को सीवीसी के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो कमेटी होती है, जो सिलेक्शन कमेटी है, कंप्राइजिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ पोजीशन एंड चीफ जस्टिस, उस कमेटी को यह अधिकार था कोई भी किसी प्रकार का डिसीजन लेने का सीबीआई डायरेक्टर के संबंध में, और जो डिसीजन सीवीसी ने लिया वो गलत लिया। और इसीलिए जो कमेटी है वो 1 हफ्ते के अंदर बैठे और 1 हफ्ते के अंदर जो भी उसको डिसीजन लेना है वो ले। सुप्रीम कोर्ट हैज टुडे क्वॉश्ड द गवर्नमेंट्स डिसीजन एंड द सीवीसी's डिसीजन टू डाइवेस्ट श्री आलोक वर्मा of the powers of CBI director, and they have restored him as CBI director. But strangely, despite quashing the orders divesting him of CBI director and despite restoring him, the court has said that he will not take any major policy decisions. व्यक्ति के फॉर और अगेंस्ट में नहीं थे। हम एक संस्था में काम करने वाले व्यक्ति को जो हटाया गया इसीलिए कि उनकी बात वो नहीं मान रहे थे और राफेल के फाइल्स उनके सामने छानबीन करने के लिए पड़े हुए थे या उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, ऐसा हमको इत्तला मिली है। तो उस संशय के आधार पर और अपने को चाहने वाले जो जॉइंट डायरेक्टर थे या एडिशनल डायरेक्टर थे, उनको जगह बनाने के लिए इन्होंने कोशिश की। लेकिन ये वेलकम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंप्लीटली रिव्यू करके फिर रेस्टोर किया। ये एक उनको सरकार को भी एक सबक सिखाया गया। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने कहा है कि सीबीआई के चीफ को सिर्फ इसलिए निकाला गया था क्योंकि वो राफेल पर जांच शुरू करना चाहते थे। अब उन्हें राहत मिल चुकी है, उन्हें इंसाफ मिल चुका है। अब आगे क्या होगा, इस पर नजर रहेगी। को 1 बजे रात को निकाला जी। क्यों निकाला? क्योंकि सीबीआई के चीफ राफेल पे इंक्वायरी शुरू करना चाह रहे थे। अब सीबीआई चीफ रीइंस्टेट हो गए हैं, तो थोड़ा तो न्याय मिला। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां तरमीमी बिल पर बहस जारी है। मैं कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख वक्ता श्री केवी थॉमस ने अपनी भावना व्यक्त की है और उसके बाद कहा कि हमारी पार्टी इसके विरोध में नहीं है। मैं तो यहां देख रहा हूं कि अधिकतर राजनीतिक दल, चाहे इस तरफ हो या उधर हो, जब उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किए थे तो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के जो गरीब हैं उन्हें आरक्षण मिले, ये जुमला तो उसमें डाला था। और इसलिए आज तक कई सरकारें आई, केंद्र में भी राज्यों में भी, कई बार प्रयास भी हुआ, लेकिन सही रास्ते से प्रयास नहीं हुआ और इसलिए वो कानूनी रोक के अंदर आकर कहीं ना कहीं उसमें बाधाएं खड़ी हो गई। मैं 2-3 विषय स्पष्ट कर दूं जो थॉमस साहब ने कहे। उन्होंने कहा कि
50% राज्यों की भी स्वीकृति इसके लिए चाहिए होगी। अगर संविधान की जो संशोधन करने की धारा है आर्टिकल 368 उसको पढ़ ले तो जो पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं उसके संशोधन के लिए राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए पहले भी जब आर्टिकल 15(5) अमेंड हुआ और जोड़ा गया प्रमोशंस के संबंध में तो वो केवल संसद के दोनों सदनों से अप्रूव हुआ था, राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं थी। आपने एक दूसरा विषय उठाया कि पहली बार इतिहास में आपने SC ST को रिजर्वेशन दिया, उसमें तो केवल एडिड इंस्टीट्यूशंस का जिक्र है और इसमें आपने एडिड और अनएडिड का दोनों का ले लिया। तो क्या आप जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का गरीब है उसको SC ST OBC की तुलना में ज्यादा अधिकार देने वाले हैं इसके तहत रिजर्वेशन का? ऐसा नहीं है। जो आर्टिकल 15(5) अमेंड हुआ और संविधान में ऐड हुआ, ये शब्दावली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर एडिड और अनएडिड, वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के लिए भी यही फ्रेजियोलॉजी थी और आज इसके लिए भी यही फ्रेजियोलॉजी है। तो ये दोनों कारण जो आपने बतलाए, संविधान को एक बार 368 को और 15(5) को आप पढ़ लें तो वो फैक्चुअली अपने आप में गलत है। माननीय सभापति जी, अगर हम राजनीति और राजनीति के मतभेद से अपने आप को अलग कर लें तो ये आरक्षण की कल्पना हमारे संविधान में पैदा कैसे हुई थी? जो वर्ड शब्द सोशलिस्ट था वो तो ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था, 1976 में 42वें संशोधन से ऐड हुआ। लेकिन जब पहला संविधान बना और इसका तर्क जो कहीं पब्लिक स्पेस में दिया जा रहा है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे के आधार पर इसको चुनौती मिल सकती है, तो जो आरंभिक संविधान निर्माताओं ने बनाया था उसके प्रियम्बल में हालांकि शब्द सोशलिस्ट नहीं था, लेकिन उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द थे, वाक्य थे। एक था कि सभी नागरिकों को, टू ऑल सिटीजन्स, और इस पे कोई धर्म या जात का संबंध नहीं था, हम क्या क्या देंगे? जस्टिस दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और दूसरा क्या था? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसरों के मामले में उनको बराबरी देने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो यह तो संविधान निर्माताओं की आरंभिक कल्पना थी कि हमें हर नागरिक को सामान्य अवसर देने का एक प्रयास करना चाहिए। अब ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है, सामान्य अवसर हैं, जिस समाज में चाहे जातीय आधार पर, चाहे आर्थिक आधार पर बड़े और छोटे के बीच में बहुत अंतर था और ऐतिहासिक दृष्टि से था, अब उसमें हम उन सबको कहें कि बराबरी का यह अर्थ है, इक्वालिटी का यह अर्थ है कि आप सब एक परीक्षा में बैठ जाओ, एक जैसी परीक्षा होगी, तो क्या वो बराबरी होगी? तो संविधान निर्माताओं में इतना दूरदृष्टि थी कि उन्होंने कहा यह बराबरी नहीं होगी। आप दो ऐसे नागरिक जो बराबर के नहीं हैं, पैदा होने की वजह से या आर्थिक आधार पर जो बराबरी के नहीं हैं, जब उनको बराबर मान लेते हैं तो वो अपने आप में अन्याय होगा। जस्ट एज इक्वल्स कैनॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली, अनइक्वल्स कैनॉट बी ट्रीटेड इक्वली। और इसमें से जो अफर्मेटिव एक्शन कि अधिक अवसर देने पड़ेंगे, यह कल्पना उन्होंने बनाई संविधान की धारा 15 और 16 में। 14 में कहा कि सबको बराबरी का अधिकार होगा, लेकिन 15 में उन्होंने कहा, 15 का कि जात के, धर्म के, सेक्स के, रिलीजन के, क्रीड के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यह कल्पना उन्होंने आर्टिकल 15 में कही। और उसके साथ साथ कि सरकार या शासन या देश, संसद ऐसे कानून बना सकता है
जो कुछ लोग जो शैक्षणिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनको विशेष अवसर प्रदान करें। हमने उसको विशेष अवसर कहा, पश्चिम के लोग डेमोक्रेसीज में उसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, केवल इतना फर्क है। और यह विशेष अवसर देने से जिनके बर्थमार्क्स कुछ ऐसे थे कि वो पैदाश से बराबर नहीं थे, तो उनको बराबरी के स्तर पे कैसे लाना है वो उस विशेष अवसर के आधार पे आएगा। और ये इस आरक्षण के पीछे कल्पना थी। आर्टिकल 15 में हमने संशोधन करके 15(5) डाला और 15(5) का जो उद्देश्य था वो शैक्षणिक संस्थानों के साथ था। शैक्षणिक संस्थानों के साथ ये था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्पेशल प्रावधान करना, चाहे वो एडेड हो या अनएडेड हो। और उन तो अरुण जेटली लोकसभा में आलाजात के पसमानदा तबकात का बिल लोकसभा में जो पेश किया गया है उसी के बारे में तफसील से बताते हुए लगातार हम आपको इस सिलसिले में अपडेट देते रहेंगे। कुछ और अहम खबरें भी हैं, जैसे कि कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने कहा है कि सीबीआई पर आया कोर्ट का फैसला एक तारीखी फैसला है। मरकजी हुकूमत और सीबीसी की आपसी तालमेल सामने आ गई है। मजीद इस मामले पे कपिल सिब्बल से खास बातचीत की हमारे साथी रंजीता झा ने। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल हमारे साथ है बात करने के लिए। सिब्बल साहब, सीबीआई वर्सेस सीबीआई का जो झगड़ा था उस पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? ये तो ऐतिहासिक फैसला है और ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और सीबीसी तालमेल कर रहे थे एक दूसरे से और इनका मकसद ये था कि किसी तरीके से भी डायरेक्टर सीबीआई को वहाँ से हटाया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये जो उनका प्रयास था ये सुप्रीम कोर्ट ने आज रद्द कर दिया और कहा कि ये दोनों फैसले असंवैधानिक थे, एक सीबीसी का फैसला और केंद्र सरकार का फैसला कि उनको जब तक जांच नहीं होती तब तक उनको पद से हटाया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना कमेटी की अनुमति से ये नहीं हो सकता था और जब तक कमेटी नहीं बैठती, और क्योंकि ये फैसला बिना कमेटी के लिया गया इसीलिए ये असंवैधानिक था। लेकिन इसके पीछे मैं समझता हूँ केंद्र सरकार का एक षड्यंत्र था, एक सोच थी कि किसी तरीके से आलोक वर्मा को काम नहीं करने देना चाहिए और वो जो उनका फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और इसलिए मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को सोच के और समझ के ऐसे फैसले लेने चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार अपना नाम भी खराब करती है और जिस पद में एक पद की एक गरिमा है उस पद पे भी एक आक्रमण करती है जो सही नहीं है। क्योंकि ख़ास तौर पे जो सीबीआई डायरेक्टर है उसको निष्पक्ष तरीके से काम करने की अनुमति होनी चाहिए और इन्होंने ये चाहा था कि वो काम करने के बाधा डाल के ताकि वो आगे कोई काम नहीं कर सके। इनका मकसद क्या था ये मैं नहीं जानता। लेकिन अरुण जेटली तो ये कह रहे हैं कि सीवीसी ने जो रिकमेंडेशन दिया था उस आधार पर सरकार ने कार्रवाई की थी इस पूरे मामले में। ऐसा लगता है कि अरुण जेटली खुद नहीं जानते कि उनके वकील ने वहाँ चर्चा क्या की थी कोर्ट में। वकील साहब ने ये कहा था कि एक सीबीआई डायरेक्टर और साथ में एक दूसरा स्पेशल डायरेक्टर आपस में इतना झगड़ा बढ़ गया है कि सरकार इसको अनदेखी नहीं कर सकती, इसकी अनदेखी नहीं कर सकती, तो इसलिए हमें इंटरफेयर करना ज़रूरी हो गया। तो इसमें कोई सीवीसी की बात नहीं थी, ये तो बहस इनके वकील ने की, इनके सोलिसिटर जनरल के नहीं। और आज वित्त मंत्री जी कुछ और कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपने बचाव में लगे हुए हैं, जो हमेशा ऐसे ही करते हैं। ये केंद्र सरकार हमेशा ऐसा करती है, जब सरकार इनके ऊपर एक फैसला रद्द करती है तो ये कहती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं था। यही अरुण जेटली जी कर रहे हैं। साजिश की आप बात कर रहे हैं, क्या साजिश हो सकती है जिस तरह की कार्रवाई की केंद्र सरकार ने? ये तो वही बता सकते हैं कि क्या साजिश हो सकती है, क्योंकि ये फैसला रात को 12 बजे करना, डिमोनेटाइजेशन भी रात को 12 बजे हुआ था, जीएसटी की भी बैठक रात को हुई थी, ये भी 12 बजे हुआ। इनके रात के जो फैसले होते हैं ना, मैं समझता हूँ कि साजिश में ही होते होंगे, क्योंकि सब जगह अंधेरा होता है और कोई ना कोई इनके मन में कोई बात होती है जो छुपाना चाहते हैं। तो कपिल सिब्बल जी का साफ कहना है कि रात को जो फैसले लेती है ये सरकार, वो फैसले कहीं ना कहीं साजिश से प्रेरित रहते हैं। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इंतखाबात में सिराज कुरैशी पैनल के 12 उम्मीदवार जीत गए हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में निसार अहमद को शिकस्त हुई है और दिल्ली अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन
कमर अहमद जीत गए हैं। सिराजुद्दीन कुरैशी सदर मुंतखब हुए हैं और एसएम खान नायब सदर मुंतखब हुए हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में अबूजर हुसैन खान, अहमद रजा, जमशेद जैदी, कमर अहमद, शराफतुल्लाह, मोहम्मद शमीम कामयाब हुए हैं, जबकि एग्जीक्यूटिव कमेटी में बदरुद्दीन खान, बिहार यू बरकी शाहाना बेगम और सिकंदर हयात कामयाब हुए हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इलेक्शन में सिराज कुरैशी पैनल ने चौथी मरतबा तारीखी कामयाबी हासिल की है। सिराज साहब चौथी मरतबा सदर चुने गए। हमारे साथ सिराज साहब हैं। सिराज साहब, ये जो कामयाबी हासिल हुई है किसका सहरा जाता है? देखिए, कामयाबी इसका जो सहरे की अगर आप बात करते हैं तो हर उस मेंबर को जाता है जिसने वोट दिया, हर उस सपोर्टर को जाता है जिसने सपोर्ट किया, और हर उस हिंदुस्तानी को जाता है जिसने इसके लिए दुआएं की। और मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं आपके इस चैनल की मार्फत। और देखिए, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इलेक्शन जो है वो अब चौथी बार हुआ है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। तो जो हमारे मुखालिफ लोग खड़े थे उन्होंने सेंटर को काफ़ी बदनाम करने की कोशिश की। सेंटर के अंदर क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं मालूम था। हमने इस इलेक्शन में देखा कि कई बार सेंटर को क्लब कहा गया, कई बार शादी खाना कहा गया। जी, मैं उसी पे आ रहा था। उन्होंने इसको क्लब कह दिया, उन्होंने कहा कि ये शादी खाना बन गया है। उन्होंने ये नहीं देखा यहाँ से 15,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं। उन्होंने ये नहीं देखा यहाँ पे क्या क्या होता है। उर्दू की क्लासें होती हैं, इंग्लिश की क्लासें होती हैं, अरबी की क्लासें होती हैं, यहाँ पे कुरान शरीफ के ऊपर दर्स होता है, यहाँ पे क्या वर्कशॉप लगती हैं, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गई, स्किल डेवलपमेंट हो गई, मेमोरी डेवलपमेंट हो गई, नॉलेज डेवलपमेंट हो गई। ये सारे के सारे काम होते हैं। पूरी दुनिया के यहाँ पे जो हैं लोग आते हैं, पूरी दुनिया से डेलीगेशन आते हैं। इसकी आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा जो मुखालिफ पैनल था उसने बराबर ये सवाल उठाया कि इसकी गर्ज़ो गायत है वो पूरी नहीं हो रही है। इस चीज़ को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। ये तो साहब शुक्र है कि वो आए नहीं। उन्होंने उसको भी मुद्दा इसलिए बनाया कि हम झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने हमको हर जगह झूठा किया। हमने कभी भी ये नहीं, हमने कभी एक भी झूठ नहीं बोला, क्योंकि झूठ बोलना, अगर मैं झूठ बोलता तो 15 साल में यहाँ टिकता नहीं। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे नेक बनाया है, ईमानदार बनाया है। और मैं ये अपने आप की अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा। मैंने हमेशा अपनी टीम को साथ लेकर चला। सेंटर बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन हम आने वाला वक्त जो होगा, जो आपको ये मुद्दत कार मिली है, इसमें सेंटर कहाँ जाएगा, किस तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पर और तोसी होने वाली है, उनको नए प्रोग्राम कौन कौन से लाए जाने वाले हैं? बहुत सारे प्रोग्राम है, अल्लाह का शुक्र है। हम लोगों ने जो अभी प्लान किया है, आपने इसका मॉडल देखा होगा, इस नया मॉडल बन गया है। जहाँ आप खड़े हैं इसकी तोसी इस कदर हो जाएगी कि आप जब इसको देखेंगे 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि ये वही इस्लामिक सेंटर है या ये नया बना है। ये सवाल आप कह रहे थे एक्सपेंशन होने वाला है, जो ये इमारत है क्या ऐसी रहेगी, क्या इसमें तब्दीली कर दी जाएगी, किस तरह का दिखाई देगा आने वाले वक्त इस्लामिक सेंटर? ये लोगों ने इसमें भी अफवाह उड़ाई कि इसको पूरा तोड़ के बनाया जाएगा, कि उनको अकल तो है नहीं, ये इमारत टूटने वाली है क्या। लेकिन इसके अंदर जो एक्सपर्ट आज बैठे हुए हैं उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है। इसके अंदर 2 बेसमेंट नीचे बनेंगे, 2 मंजिल इसके और ऊपर जाएगी, और एक 5 मंजिला बिल्डिंग जो है वो जो सामने लॉन पड़ा हुआ है उसके अंदर बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सिराज कुरैशी, जिन्होंने कहा आने वाला वक्त न सिर्फ इस्लामिक सेंटर के लिए शानदार होगा बल्कि इसकी अजमत में और भी ज्यादा इजाफा होगा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम तराशियों के दरमियान मध्य प्रदेश असेंबली स्पीकर का इंतखाब कर लिया गया। स्पीकर का इंतखाब किसी भी रस्म की अदायगी के बगैर हुआ। पहले कहा जा रहा था कि असेंबली में वोटिंग होगी, लेकिन अचानक उबूरी स्पीकर खड़े हुए और नाम का ऐलान कर दिया। एनपी प्रजापति को असेंबली का स्पीकर मुंतखब किया गया। स्पीकर के नाम का जैसे ही ऐलान हुआ, हिज़्ब इख्तिलाफ ने हंगामा शुरू कर दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने फैसले को गैर जमहूरी करार दिया। हमारे सदन की गरिमा के विपरीत है। नियम है, परंपराएं हैं, और नियम के पालन करना हम सबका कर्तव्य बनता है। आपने फैसला किया, जो भी आपका फैसला था आपका अधिकार था, और मैं तो खड़ा हुआ था आपसे निवेदन करने कि आप अपने विवेक के अनुसार जो तय करें हमें मंजूर है। पर एक बात स्पष्ट थी, ये सुबह से जानते थे, यहाँ बैठे हुए जानते थे कि इनके पास बहुमत नहीं है। और जो ये आरोप लगाना चाहते थे, पिछले 15 दिन से रोज आरोप लगा रहे थे कि अल्पमत की सरकार है, अल्पमत की सरकार है। हम तो साबित करना चाहते थे कि ये बहुमत की सरकार है। इसी कारण
इस प्रकार की रणनीति बनाए जो हमारे सदन को शोभा न दे, बड़ी दुख की बात है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो नियम के अनुसार कार्रवाई स्पीकर के निर्वाचन की है, आप उसका पालन करें और उसकी शुरुआत। वहीं स्पीकर के नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने वॉकआउट किया, पैदल मार्च किया, गवर्नर को एक मेमोरेंडम भी इस सिलसिले में पेश किया। बीजेपी का इल्जाम है कि स्पीकर का ऐलान एक तरफा किया गया। बीजेपी ने कहा कि ये असेंबली के लिए गैर जमहूरी फैसला रहा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्पीकर महोदय का चुनाव था, प्रतिपक्ष की तरफ से भी एक नाम प्रस्तावित था, सत्ता पक्ष का नाम का प्रस्ताव, 4 प्रस्ताव वहां आसंदी से निर्देश दिए गए, प्रस्तावित किए गए, लेकिन हमने जो नाम तय किया था वो प्रस्तावित करने का अवसर तक हमको नहीं दिया विजय शाह जी के नाम का। ये अलोकतांत्रिक है और एक तरफा घोषणा कर दी गई स्पीकर की, ये अलोकतांत्रिक है, गलत है, इसका विरोध करने हम एक तो मुलाकात जी महामहिम से भेंट की सभी विधायकों ने, सम्मानितों ने, और ज्ञापन दिया है उनको हमने, जो आपको बताया था कि संवैधानिक संस्था का असंवैधानिक रूप से अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। हमने मांग भी की है उनसे कि किसी एक पर्यवेक्षक को बनाएं जो कि इस प्रक्रिया को पूरी कराए जो असंवैधानिक रूप से कराई गई है, और उसके बाद हमने तय किया है कि इसके संवैधानिक पहलुओं पर भी हमें विचार करना चाहिए, विधिवेत्ताओं से राय लेना चाहिए कि न्यायालय में जा सकते हैं। राज्यपाल के शामिल होंगे? नहीं होंगे। और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई, इन सब बातों के बारे में हम लोगों ने गवर्नर साहब को ज्ञापन भी दिया है और उनसे न्याय की मांग भी की है। हमारी संवैधानिक संस्था, हमारी परंपराओं की वह रक्षक है और भरोसे ये सारी परंपराएं चलती हैं। इस कारण से हम लोगों ने ये गवर्नर साहिबा को ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि वो